किस तरह से यहाँ पर हमले हुए हैं और कितनी तबाही इन स्रोतों पर पड़ी है, कहाँ हुए हमले। ईरान के साउथ पार्स गैस प्लांट पर हमला हुआ, कतर के रास लफान गैस प्लांट पर अटैक हुआ है, रियाद में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी कार्रवाई कल हुई है और देख सकते हैं कि किस तरह से जो गैस और ऑयल के प्लांट्स हैं और सोर्सेज हैं वो किस तरह से तबाही इस वक्त झेल रहे हैं। दोनों ही पक्ष इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं है और पार्स गैस फील्ड पर अटैक के बाद पलटवार किया है ईरान ने कतर के जो सबसे बड़े संयंत्र है उस पर हमला कर। तो पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले में रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। ईरान ने मिसाइलों से रियाद पर हमला किया है, धमाकों से दहल गया सऊदी अरब का रियाद। ईरान ने खाड़ी मुल्कों पर हमले की धमकी दी थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। तो एक बार फिर ईरान ने धमाकेदार तरीके से पलटवार किया है और जिस तरह से इजराइल ने उसकी साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था उसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर यह बड़ा हमला किया जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से ये रिएक्शन और ये बयान आ रहा है कि अब पूरी तरह से ईरान पर से भरोसा टूट गया है। वहीं ईरान का कतर पर लगातार हमला जारी है। ईरान ने कतर के तेल गैस प्लांट पर हमला किया। रणनीतिक रूप से एक और बड़े घटनाक्रम में ईरान की मिसाइल्स ने कतर स्थित प्रमुख गैस संयंत्र को अपना निशाना बनाया है। कतर जो दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यातकों में से एक है, उसके ऊर्जा ढांचे पर यह हमला वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस हमले के बाद संयंत्र में परिचालन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है दुनिया भर में इस बड़े हमले के बाद। जिस तरह से ऊर्जा बाजार में इसका असर दिखाई देगा वो आने वाले दिनों में हम सभी को इसका एहसास भी होगा। लेकिन ईरान का कतर के तेल गैस फैसिलिटी पर ये जो हमला हुआ है, जानकार कह रहे हैं कि यह हमला वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है। विशाल विवेक हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा ये हमला और अब विशाल, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को, दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब ये पूरी लड़ाई तेल संयंत्रों, ऑयल रिफाइनरीज, गैस स्टोरेज प्लांट्स, इन्हीं पर आकर अब टिकती नजर आ रही है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तो ऑलरेडी काफ़ी तनाव बना हुआ था और ये जो नए अटैक्स हुए हैं जो कि पार्स गैस फील्ड पर इजरायली अटैक जो हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पिछले 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर जो इजरायली लड़ाकू विमानों ने जो हमला किया उस वजह से ईरान ने बाकी जगहों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो रास लफान गैस प्लांट जो है और यहाँ पर रियाद का रिफाइनरी पर ईरानी हमला जो हुआ है, ये सब इस अटैक के बाद ईरान के रिटेलिएशन थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पार्स गैस फील्ड है ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और ये कतर के साथ मिल करके ईरान चलाता है। तो फिर उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने कतर पे ही हमला कर दिया, रास लफान गैस पे। और ये यहाँ पर ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जो अभी तक शाहिद ड्रोन्स यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ जब बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ किया गया और काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ और काफ़ी जो है नुकसान पहुँचा है इस फैसिलिटी को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। और उस पर करीब 30 से 40%, 40 से 50% जो भी इंडिया के LNG नीड्स हैं वो कतर पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है इस वॉर को लेकर के। वैसे ही रियाद का भी रिफाइनरी जो है ये भी काफ़ी बड़ी है और रियाद पे भी हमने पहले देखा जो अरामको सऊदी की जो बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उस पर भी 2-3 बार हमले हो चुके हैं। तो ये सारा जो एक सर्कल बन गया है अटैक का, ये पूरा का पूरा ऑयल नीड्स पे बेस है। और जैसा आपने बताया कि ये पूरा कंट्रोवर्सी या पूरा जो वॉर है सिनारियो अब ऑयल और ऑयल निर्यात आयात पे डिपेंड करेगा कि क्या असर पड़ता है, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो 111-112 डॉलर पर बैरल ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और वो 150-200 तक पहुंच सकता है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। और 200 तक पहुंच गया
तो ये तो बिल्कुल ही त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। तो वैसा ना हो तो अच्छा होगा, लेकिन इसी के अराउंड अभी पूरा कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व कर रहा है। बिल्कुल, और इसका असर भी अब दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस तरह से करवट लेता है ये ऑयल और गैस का बाजार। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब जो बात विशाल कर रहे थे मेजर जनरल सोई, यही कि एक नए दौर में है, एक अलग दौर में है, एक नया करवट ले रहा है ये पूरा महायुद्ध। लेकिन क्या इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक भयानक दौर से अब गुजर रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान ये बता रहा है कि अमेरिका के हाथ से भी लगता है ये युद्ध निकलता दिखाई दे रहा है, कि उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि गुस्से में इजराइल ने ये हमला कर दिया। नहीं, बिल्कुल सिकता जी, अभी जैसे विवेक जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा मैप के ऊपर बयां किया है। अब ये जैसा कि हम देख रहे थे काफी दिनों से, ईरान पेट्रोल को या एनर्जी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान जिसको कहते हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर या गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। जहां पर जो कमजोर नस है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा था, तो जिसके कारण पहले ही तेल की कमी दुनिया में महसूस हो रही थी, तेल और गैस की। अब जो हमले हैं, देखिए, ये इजराइल ने जो हमला किया है पार्स गैस फील्ड पर, जहां पर ईरान का 40% एक्सपोर्ट पार्स गैस फील्ड से होता है, वहां पर जो हमला किया, इससे ईरान बहुत नाराज हो गया। बल्कि इसमें अमेरिका ने भी इजराइल को कहा है कि आपने गलत किया है। जीसीसी नेशंस ने भी इसकी बुराई किया कि इस तरह के हमले गलत है, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसका बदला क्या होगा। अभी उसी के बदले के तौर पर जैसा बता रहे थे कि ईरान ने कतार के रास लाफान गैस एलएनजी प्लांट पर जो हमला किया, जो 20% दुनिया का सप्लाई करता है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर जो है वो कतार है। भारत का भी, जैसे आपने बताया, इतना बड़ा गैस 40 से 50% वहां से आता है। वहां पर हमला किया, आग लग गई, बंद हो गया। यूएई का गैस प्लांट पहले ही बंद है, हाबशान गैस प्लांट, वहां पे कुछ स्प्लिंटर्स गिरे थे, वो बंद हो गया। अरामको के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि हॉर्मुज बंद होने से तो कुछ समय के लिए ये कमी रहती, लेकिन अगर ये फैसिलिटीज पर हमला हो रहा है, रिफाइनरीज पर या ऑयल फील्ड्स पर, तो इसका असर युद्ध खत्म होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि इसको ठीक होने में समय लगेगा। रातों रात ये ठीक नहीं हो पाएंगी। लड़ाई के चलते तो ठीक होना मुश्किल है। इनके कहां से पार्ट्स आएंगे, कौन रिपेयर करेगा? रिपेयर होगा तो दोबारा हमला हो जाएगा। और नुकसान अलग, जो भंडार है अगर उसमें आग लग रही है तो नुकसान मेजर जनरल अलग। मेजर जनरल मेस्टन, ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है, जो बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है ताजा, क्या वाकई इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजराइल सेम पेज पर हैं भी या नहीं है, कि दोनों अब अलग अलग दिशा में अपने अपने टारगेट्स ढूंढ रहे? देखिए, जहां तक इनपुट्स हैं, जो सबसे पहली इनपुट्स आए थे उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्वीकार किया है कि ये जो टारगेटिंग इजराइल ने की है ये हमको मालूम था और उन्होंने किया है, और इसमें हमें मालूम था। अब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदली कर दिया है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, इजराइल और अमेरिका एक पेज पे रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ना अमेरिका रोकने के मूड में है और ना वो रोक सकता है। अभी उसके पास बहुत कंपल्शंस हैं। और साथ में आपको पता है, आज पेंटागन ने $200 बिलियन और मांगे हैं ये लड़ाई को जारी रखने के लिए, कांग्रेस से अप्रूवल के लिए। और जहां तक ईरान का सवाल है, वो भी रुकने का सवाल नहीं दे रहा है। तो मेरे को लगता है, देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये इजराइल और अमेरिका ने मिलके इसकी तैयारी आप सोच लिए 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई थी, और ये काफी उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई है। और वो ये लड़ाई एक दिन होनी थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये सब बहाने थे कि न्यूक्लियर है या जो भी है। और हाँ, इतनी जरूर बात है कि गल्फ स्टेट्स को इन्होंने बिल्कुल लूप में नहीं रखा है, वो उनको एक झटका लगा है। और इनके असेसमेंट के मुताबिक इन्होंने ये सोचा था कि ईरान गल्फ स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा। वो सारे इनकी जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन यहाँ पर फेल हो गई हैं। अब उसको ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पे हैंडल करेंगे। लेकिन इजराइल का क्या एम है? इजराइल तो वो चाहता है कि इनकी लीडरशिप का खात्मा के साथ साथ वो तो चाहता है कि बिल्कुल ऐसा फर्म कमांड कंट्रोल हो जाए ईरान के ऊपर, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन इजराइल तो अभी रुकने वाला नहीं है। अमेरिका क्या रुकेगा? वो चाहेगा भी रुकेगा, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी नहीं मानेंगे। तो ये अभी ऐसी एक डिलेमा वाली सिचुएशन है, ये खासकर इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए और ईरान के लिए भी। देखिए, आज ईरान भी शॉर्ट टर्म गेम्स जरूर हैं। आर्मी में एक बोलते हैं लॉन्ग टर्म गेम्स और शॉर्ट टर्म गेम्स। शॉर्ट टर्म गेम्स आज पूरी दुनिया को लग रहा है ईरान का पलड़ा भारी है,
लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, जो ईरान भी चाहता है, एक स्टेज ये आएगा कि पूरी गल्फ कंट्रीज तो अभी ईरान पे कभी भरोसा करेंगे ही नहीं। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत रहेंगे और ईरान बिल्कुल इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को ही दुनिया भर के देश समझ रहे हैं और कोई इससे सीधे तौर पर जुड़ना नहीं चाहता है। इस वक्त जरूरी है ये समझना कि जिस तरह से तबाही ईरान में मची है उससे ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि जो दूसरा पक्ष है उसे शायद अब पीछे हटना होगा। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। ईरान के साथ साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला। ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। इजराइल ने साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया। यूएस को इस हमले की जानकारी नहीं थी। कतर का इस हमले से कोई संबंध नहीं है। कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। हमला हुआ तो ईरान को भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ा बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया है जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया और पलटवार करते हुए ईरान ने कतर पर हमला कर दिया। और एक बार फिर जो हम लगातार कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि अब खाड़ी के तेल और गैस ठिकानों को उसकी मिसाइलें निशाना बनाएंगी। तो एक तरह से ये पूरा जो युद्ध है, ये जो पूरा संघर्ष है, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा था, जहां पर सप्लाई चेन को एक तरह से रोकने की ईरान ने कोशिश की थी। और अब ये पूरी जो फैसिलिटीज हैं तेल और गैस की मिडिल ईस्ट में, उस पर दोनों ही पक्षों की नजर है। और जो मैं बात कर रही थी मेजर जनरल ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप, टॉप रंग, सेकंड रंग सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसको अपना सर्वाइवल बनाए रखना है और इसी तरह से वो जवाब देता रहेगा। लेकिन दूसरे पक्ष को इस वक्त समझना भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात की बहुत 16 आने सच है। और इस बात को मैं एक छोटा सेंटेंस और ऐड करूंगा। अगर ईरान नहीं हारता है, मान लीजिए जैसे सरवाइव कर जाता है, जैसे उनको सर्वाइवल का सवाल है, तो ईरान की जीत है। और अगर ये लोग नहीं जीत पाते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते, तो ये उनकी हार है। अमेरिका और इजराइल तो बहुत बड़ा स्टेक है, उसका सर्वाइवल का सवाल है। और यहाँ ये हमलावर कर रहे हैं और यहीं पे एक मोटिवेशन का फैक्टर भी आता है कि जिसके कारण से आज सर्वाइवल के लिए आप अलग तरह से लड़ते हैं, जब आप अटैक करते हैं तो अलग तरह से लड़ते हैं। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, लगातार मेरे ख्याल से इस समय में जो तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ट्रंप ने तो पल्ला झाड़ लिया अपना कि मैंने तो इसका, हमें पता ही हमला कर दिया इन्होंने तेल के ऊपर, पार्स के गैस प्लांट पर हमला कर दिया इजराइल ने, और इजराइल को मना किया है। और साथ साथ कह रहे हैं कि कतार पे हमला किया तो हम भी हमला करेंगे पार्स पर। तो भाई कतार तो उसके सामने, कहीं ना कहीं ईरान आर्म ट्विस्टिंग करेगा, उसने करना है। कतार में अमेरिका की बेस भी है। कतार में इसका जो एलएनजी प्लांट सबसे बड़ा रास रसायन है, वो दुनिया का 20% सप्लाई करता है, सबसे बड़ा प्लांट है जो बंद हो गया। यहाँ अमेरिका को चिंता, क्योंकि यूरोप बहुत हद तक गैस पे डिपेंडेंट है और अमेरिका के पास भी गैस की सप्लाई चाहिए होता है। दुनिया में गैस का हाहाकार जो मचेगा, उसका रिप्लेसमेंट बड़ा मुश्किल है। ये तेल का, क्रूड के और भी सोर्सेज हैं, लेकिन गैस के सोर्सेज इतने नहीं है जहां पर एक क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। तो यही कारण है कि अमेरिका ने कहा कि मैं हमले और तेज करूंगा। तो इस समय में जो लड़ाई है इस एक अलग मोड़ ले रही है। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी चेताया है, क्योंकि उसने अरामको पर हमला किया, रियाद पर हमला किया। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से होता रहा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं है। यदि मध्य पूर्व के देशों का सब्र टूट गया कि जिस प्रकार से अभी खाली डिफेंसिव है, ये भी अगर आक्रामक हो जाते हैं, तो फिर लड़ाई एक अलग ही, क्योंकि उनके पास हमें फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके पास ये नहीं कि खाली डिफेंसिव है, ये भी आ जाते हैं, तो फिर ईरान की मुश्किलात और बढ़ जाएगी और युद्ध एक अगले लेवल पर चला जाएगा, जिसको भी कहते हैं पूरा ही मध्य पूर्व। कहीं ऐसा ना हो कि अब पूरी तरह से ये जो संघर्ष है, ये युद्ध है, अमेरिका और इजराइल के हाथ से निकलता ना चला जाए और एक तरह से पलटवार करते हुए ज्यादा ईरान वहां पर तबाही मचाए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ईरान के कतर और रियाद पर इंतकामी हमले को दुनिया देख रही है, पर इसके पीछे इजराइल भी है। दरअसल इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस और तेल भंडार पर हमला कर उस आग के हवाले कर दिया है, जिसकी आंच से अब कतर और रियाद जल उठे हैं। देखिए ईरान ने क्यों लिया है कतर और रियाद से ये इंतकाम।
इजराइल के निशाने पर ईरान का गैस भंडार। ईरान के कुबेर के खजाने पर हमला। तेल गैस की कीमतों में लगी आग। अमेरिका को नहीं लगी हमले की भनक। साउथ पार्स गैस फील्ड, ये नाम पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस कंडेंसेट क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जिसे ईरान और कतर आपस में साझा करते हैं। ये क्षेत्र ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साल 2025 में यहाँ से हर दिन रिकॉर्ड 730 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया गया था, और अब इसी गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया है। ये गैस फील्ड न सिर्फ ईरान की घरेलू जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि तुर्की और इराक जैसे देशों को भी पाइपलाइन के जरिए सप्लाई दी जाती है। इस क्षेत्र पर हमला होने का मतलब है कि ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया अब खतरे में है। बड़ी बात यह भी है कि इस हमले के बाद अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने माना कि सबसे बड़े गैस भंडार पर हमला हुआ है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका को इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस हमले में कतर का कोई हाथ नहीं था। अगर ईरान ने कतर पर हमला किया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा और ईरान को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। साउथ पार्स गैस फील्ड में लगी आग ने पहले से ही एनर्जी सप्लाई की दिक्कत से जूझती दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये फील्ड अंतर्राष्ट्रीय गैस सप्लाई की रीढ़ मानी जाती है। ये नॉर्थ डोम साउथ पार्स रिजर्वायर का एक हिस्सा है, जिसे धरती का सबसे बड़ा गैस भंडार माना जाता है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई है। एम्स्टर्डम में यूरोपीय गैस फीचर्स में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। पूरी दुनिया का करीब 30% तेल और 17% प्राकृतिक गैस इसी मिडिल ईस्ट क्षेत्र से आता है। ऐसे में अगर ईरान के सप्लाई रूट का प्रोडक्शन प्लांट लंबे समय तक बंद रहता है, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे जानकार इस वक्त लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल मेस्टन, जो बात मैं मेजर जनरल सोई से कर रही थी, उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगी। जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जो ईरान की रजीम है उसे अपने लोग ही नहीं पसंद करते, लेकिन ये भी हकीकत है जब भी किसी देश पर एक भारी ताकत हमला करती है, चाहे जितनी भी अनपॉपुलर रजीम हो, वो नेशनलिस्ट हो जाती है। आप लीडरशिप को खत्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ तो है ईरान में जो बांधे रखा है सभी को, और इस तरह से जबरदस्त तरीके से वो इस संघर्ष में लगा हुआ है, और पलटवार भी उतने ही जोरदार तरीके से कर रहा है। ये वक्त ही बताएगा कि कुछ तो है, क्योंकि देखिए, जब मैं अफगानिस्तान में था, मैं ये सिचुएशन को ईरान में वहाँ के लोगों से काफी बात करते थे। अफगानिस्तान के और उस समय ईरान के भी बड़े स्ट्रेन रिलेशन थे। जो अफगान रिफ्यूजी जाते थे उनको ईरानियन मारते थे, तो इसलिए मेरे को वहाँ काफी इनपुट्स आती थी। वहाँ की जो जनता है, अभी तो देखिए उनको गन पॉइंट पे आना पड़ता है। देखिए, पहली बात मैं उनकी लॉयल्टीज की बात करूंगा। आईआरजीसी की मैं बोलूंगा, हर फैमिली में कोई ना कोई नेटवर्किंग है, लेकिन उनके अंदर फैक्शनलिज्म है, और उसकी वजह से बाकी लोगों को गन पॉइंट पे आना पड़ता है। और अभी भी वहां पर पुलिस चेक पोस्ट हैं। अभी इजराइल कर क्या रही है, जो पुलिस चेक पोस्ट है ये 100 मीटर पे हैं, और ये खुले इलाके में थी। इनकी खबरें मिल रही थी। देखिए, आपको एक और चीज अब सोचनी चाहिए। जो अभी ये मारी जानी को ये मारा गया था जी। और आपने देखा था उसके साथ वो जो दूसरा आईआरजीसी का पुराना कमांडर था, कमांडर जी हाँ जी। ये ठीक है। इनको जब मारा गया है, ये 2 दिन पहले ही उन्होंने सेलिब्रेशंस की थी गुड डे के लोगों के साथ। ये खबर कौन पहुंचा रहा है उनको? उन्होंने सेलिब्रेशंस किए, लेकिन उसके बाद उनकी बिल्कुल मॉनिटरिंग की है, और वो कहां पर थे और वो गाड़ी में किस समय निकल रहे थे, बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक थी। अपेरेंटली वहां के लोग बता रहे हैं, इजरायली एजेंट जो हैं वो वहां पर खूब सारे हैं, और वो इनको बता रहे हैं। वहां की जनता। और दूसरा आप ये देखिए, जितने भी एक्सपैट्स हैं, चाहे दुबई में हैं, चाहे कतार में हैं, चाहे बाकी देश में हैं,
वो तो वहां पर इतने जुलूस निकाल रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ईरान की जनता वहां के लोगों के साथ, वो हुकूमत के साथ खड़ी है। जब वो उनको लगने लगेगा कि आईआरजीसी की जो कमांड कंट्रोल है, जो हर छोटी छोटी जगह इन्होंने अपने चेक पोस्ट बना रखे हैं, अब जी। वो चेक पोस्ट वहां पर रोड पे नहीं है, अब वो जैसे फ्लाईओवर्स के नीचे चले गए, जिससे वो उनको डिटेक्ट ना तो कर मेजर पाए। और जनरल, उनको सवाल ये है कि आप लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी जो है, जो इस वक्त पूरी तरह से आप कहें तो ईरान के नस में इस वक्त दौड़ रही है, वही इस तरह के पलटवार करने में एक तरह से अंजाम दे रही है अपने टारगेट्स को और जवाबी कार्रवाई कर रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस मकसद से मेजर जनरल सोए, जिस मकसद से ये संघर्ष, ये युद्ध शुरू हुआ था, क्या वो मकसद अब डीरेल हो गया है? अंदाजा है इजराइल और अमेरिका को इस वक्त कि वो चाहते क्या हैं? नहीं, बिल्कुल सिक्ता जी, इसमें ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिका की गोल पोस्ट लगातार बदली हो रही है। शुरू में उन्होंने कहा रेजीम बदली होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो चीज फेल हो गई, फिर न्यूक्लियर की बात आई, फिर हथियारों की बात आई, अभी उनको सही मायनों में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए आप इनका पूरा मिसाइलों का जखीरा खत्म कर देते हैं, आप उनका आईआरजीसी को कमजोर कर देते हैं, पर क्या जब तक आपकी सेना जमीन पर नहीं उतरती है तब तक क्या वहां पर आप कब्जा कर सकते हैं? क्योंकि वहां का हर आदमी ही एक देश के लिए खड़ा हुआ है। आईआरजीसी के सोल्जर्स जो हैं, जी। क्योंकि सोल्जर को नहीं मार सकते, आपने मेजर हेडक्वार्टर जनरल खत्म कर सोए, दिया मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त एक अपडेट आ रहा है, उसे ले लेते हैं। कतर के गैस भंडार पर हमले के बाद आग लगी है, दूर दूर तक उठता धुआं दिखाई दे रहा है। कई देशों में यहाँ से गैस सप्लाई होती है और इसकी तस्वीरें आप सामने हैं। कतर के गैस भंडार पर हमले के बाद आग कितनी दूर दूर तक उठ रही है और ये धुआं देखिए, कितनी बड़ी तबाही मची है। कई देशों से यहाँ की गैस सप्लाई होती है। कतर का ये सबसे बड़ा गैस भंडार है और जो तबाही इस मिसाइल अटैक के बाद मची है, उससे अंदाजा लग सकता है कि किस तरह तेल और गैस बाजार में इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। कतर के गैस भंडार में दूर दूर तक उठता धुआं, पूरा आसमान काला हो चुका है, लंबी लंबी आग की लपटें हैं और कई देशों से में यहाँ से गैस की सप्लाई होती है और इसको निशाना बनाया ईरान ने। और जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया कि साउथ पार्स फील्ड पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी और उसी का पलटवार करते हुए ईरान ने कतर के इस गैस भंडार पर इतना बड़ा हमला कर दिया। ये तस्वीरें मेजर जनरल सोए बहुत डरा देने वाली हैं। भारी तबाही वहां मची है। गैस भंडार पर इस तरह से लगातार हमले किसी के हक में नहीं है, ईरान के हक में भी नहीं है और इजराइल और अमेरिका के हक में भी नहीं है। ये सकता है जी, मुझे वो अभी याद आ गया 4-5 दिन पहले का जो वाकया था कि जब तेहरान के पास अटैक किया गया था रिफाइनरीज पर, ऑयल भंडारण पर, तब किस प्रकार से वहां पर तेहरान में अंधेरा छा गया था, पूरा पोल्यूशन हो गया था, कि गली गली में तेल बह रहा था और एक काफी हालात खराब थी। यही हालात इस समय मुझे कतार में नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से गैस के ऊपर जो आग लगी है, डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल है जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा वहां का जखीरा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमला करना ईरान के लिए काफी इजी रहता है, क्योंकि फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ ही कतर है, छोटा सा द्वीप है, और जहां पर कि ईरान के द्वारा, ड्रोन के द्वारा और मिसाइल के द्वारा रिएक्शन टाइम के पहले ही हम अटैक करने में संभव होता है। यही कारण है कि इस तरह से अटैक किया गया। और मेरे ख्याल से ये काफी एक जो है ना नेक्स्ट लेवल में लड़ाई चली गई है, जिसकी किसी को इम्कान नहीं था, क्योंकि अगर ये लड़ाई इस तरह की है तो डेफिनेटली इसका असर लंबे समय तक रहेगा। हॉर्मुज खुल जाता कुछ दिनों में, पर जैसे कुछ कुछ तो देशों के निकल भी रहे हैं, लेकिन ये जो अगर इसका खत्म हो गया तो इसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, वो रीसप्लाई होने में दोबारा टाइम लगेगा। इतनी जल्दी ये रिफाइनरी या इस तरह के जखीरे बनने आसान नहीं होगा, इसके कारण से इसका लंबे समय तक असर रहेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ का लोग ये भी कह रहे हैं कि वातावरण पर भी असर है, जो आम आदमी सफर करेगा, और इन देशों की इनकम का सोर्स भी यही है। अगर ये मध्य पूर्व के देश है, सिर्फ तेल और गैस पर ही डिपेंडेंट है। अगर ये रिफाइनरीज खत्म हो जाती है तो आज जो इनकी इनकम के सोर्स है वो भी काफी समय तक
खत्म हो जाएंगे। पहले ही लड़ाई की वजह से इनका खर्चा काफी हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम पे काफी खर्चा हो रहा है और नुकसान हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, टूरिस्ट कम जा रहे हैं, टूरिस्ट बंद हो गए जाने, तो इनका फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत हो रहा है। कारण यही है कि शायद ये ईरान की सोच है कि ये प्रेशर डाले अमेरिका के ऊपर, मना कर दे कि आपकी वजह से आज हम पिस रहे हैं, आज हमारा नुकसान हो रहा है। सिकता जी जी, आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कतर के गैस भंडार की, जो हमले के बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पलटवार करते हुए ईरान ने कतर पर इस भयानक हमला किया है और गैस भंडार को तबाह कर दिया है।